बरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया उनके लिए जलील करने वाले अज़ाब हैं। और जिन लोगों ने राह खुदा में तर्के वतन किया फिर वो शहीद कर दिए गए या अपनी मौत मर गए, अल्लाह ताला उन्हें बेहतर रिज़्क़ अता फरमाएगा और बेशक अल्लाह ताला रोजी देने वालों में सबसे बेहतर है। ये सूरह हज की आयत नंबर 57-58 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। और सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के वकील से 3 सवाल। नवाज शरीफ ने तकरीरों में सच कहा या नहीं? मरियम के ज़ेरे किफालत मामले की वजाहत करें। वज़ीर आज़म के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई? सबूत देना मिल्कियत तस्लीम करने वालों की जिम्मेदारी है, ये अदालत का कहना है। ये मौजू और तमाम तर मौजूआत पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कर्नल साहब, और आपकी परमिशन से मैं चाहूंगी कि कुछ मजीद सुर्खियां भी शामिल कर ली जाएं। और अगली खबर हमारे पास है सीपैक वेबसाइट का इफ्तिताह। स्ट्रेटेजिक ताउन का बढ़ाना चाहिए है। गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेंगे, ये कहना है चीनी सदर का। सलमान, खालिद, पोमी भट्ट, गुजरांवाला, मोहम्मद रजाक फैसलाबाद, सरदार नसीम पिंडी के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। जबकि सी पैक के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म, दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, ये कहना है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखे हुए हैं, और अगर पॉलिसीज का यही तसलसल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इकदामात और जो लाया अमल है उसका यही तसलसल बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम दहशतगर्दी की जंग मुकम्मल तौर पर जीत कर दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। क्या कर्नल साहब इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये उन्हीं से जानेंगे और प्रोग्राम में इस मौजू को भी गुफ्तगू का हिस्सा रखेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। कर्नल साहब, कुछ बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? जवाब तलब किए गए हैं 3 सवाल, वजीर आजम जवाब देंगे इनके? पहली चीज़ तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो देखने के अहल ही नहीं है। जो जहाँ तक उनकी सोच, जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, जहाँ उनकी विजन है, जो उनका आई से की परसेप्शन है, सर्टली वहाँ तक हमारी पहुँच तो नहीं होती, ना हमें उस पर एक लिहाज से तबसरा करना बनता भी है। बिल्कुल ठीक है। बट ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो चीज़ें नैरो डाउन होना शुरू हो गई हैं। और उसकी यही है कि कल इसकी समाअत हुई और आज के दिन ये फिर ऐसा लगता है कि जैसी चीज़ें ये कंटिन्यूएशन के अंदर होने जा रही हैं। अदर देन दैट व्हाट ऑल हैपन येस्टरडे, आप एक थोड़ा सा एक चीज़ देखें कि इस पनामा पेपर्स लीक ने कम वक्त में जो मर्जी है डिसीजन आता है, इनके हक में आता है, इनके खिलाफ आता है। मैं समझता हूँ कि पनामा पेपर्स लीक ने नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के, उनके फैमिली के तशख़्ख़ुस को बेइंतहा मजरूह किया है। न सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर बल्कि इवन पूरी दुनिया के अंदर। हकीकत में मैं आपसे बताऊँ, आप छोटी सी छोटी जगह पे चले जाएं, बहुत बड़ी से बड़ी महफिल हो, दिस इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ अंडर डिस्कशन। और यूनानिमसली हर जगह ऐसा लगता है कि एवरीबडी हैज़ बिलीव कि हाँ ये सब कुछ हुआ है और इस तरीके से ये फैमिली करती रही है। और बिकॉज नोबडी बिलीव्स कि ये यंग बच्चे थे, 18-19 साल के बच्चे थे, वो कैसे अरबपति हो सकते हैं, या उनके अंदर दे वर ऑर्डिनरी। कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हों या कारोबार इस तरह का हो, सारा जो कुछ भी है। तो एक तो ये परसेप्शन की जैसे बात आती है ना इसके साथ, कि लोगों के अंदर ये परसेप्शन हर लेवल के ऊपर आ गया कि नहीं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। फिर उसके बाद हुआ क्या है कि विद इन दिस फैमिली जो 4-5 लोग हैं, किसी एक की स्टेटमेंट भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। देन ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स, इवन जब प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किए टीवी के ऊपर, असम्बली के अंदर भी जो सारा किया, तो अगर आप देखें बहुत बारीक बीनी से, अबीक नज़र से देखिए, तो वो एक स्टेटमेंट दूसरे के साथ वो किसी तरीके से मिलती नजर नहीं आती। राइट। सो नेचुरली अब बात वही आती है कि अच्छा, इसी के साथ फिर और थोड़ा सा और लिंक करें कि ये जो पनामा पेपर्स लीक थे, ना तो किसी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की, ना किसी और एजेंसी ने, ना फॉर दैट मैटर किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने ये सारी चीज़ें सामने लेकर आए। ये तो वो ऐसी चीज़ थी कि जो पूरी दुनिया में एक लिहाज से बमशेल की तरह सामने आई। और पीपल हैड सम आइडिया, इवन अखबारों के अंदर ऐड आया करते थे कि अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थ्रू ऑफशोर कंपनीज यू कैन डू इट, बिलीव यू मी, फ्यू इयर्स बैक। बिल्कुल सही। और उसका यही रीज़न होता था, क्यों कि जी आपने अगर दौलत छुपानी हो, एक तो ये रीज़न बनता था, आपने टैक्स को इवेड करना हो, या फिर आपने किस राय से किस तरीके से पैसे आए हैं, और डेफिनेटली सारे फैक्टर्स बीच में आते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, एक्चुअली इस फैमिली को भी या नवाज शरीफ साहब को भी इस सूरत हाल का पता नहीं था कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह सिमट के रह जाएगी
और वो चीज़ें जिनका आज से 15-20 साल पहले जिसका तसव्वुर नहीं करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें जिसको कहते हैं तश तश बाम हो चुकी हैं, सारी दुनिया के सामने आ जाती हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल सर्टली वो मीडिया ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक ने किया है, प्रिंट मीडिया ने किया है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप लिंक करके देखें तो उनकी शख्सियत मजरू हुई, उनका ख़ानदान मजरू हुआ। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि खुदा ताला ने, मैं कहता हूँ 3rd टाइम ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरीके से ऐसे कि ऐसा लगता है कि एक लीडर की क्वालिटी होती है, एक स्टेट्समैन के ऐसे के जो एक परसेप्शन आपको नज़र आना चाहिए, वो इनके अंदर आपको कहीं नज़र नहीं आता। सही। ये स्टेज थी तो वो उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, अगर इफ वाज विद क्लीन हैंड्स कि कम वक्त में मैं अपने आप को, मेरे ऊपर इतने इल्ज़ामात आ गए, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, सुबह शाम दिन रात आप देखें, कभी एक बच्चे का नाम है, कभी दूसरे का है, कभी बेटी का है, कभी इनका है। कता कलामी की मदद एक सवाल में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, मुझे इसी सवाल के साथ रिलेट करके इसका जवाब दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये काम सिर्फ शरीफ खानदान ने किया है, या ये इस काम में या इस करप्शन में सिर्फ मियां साहब मुलविस हैं? अच्छा, हुआ इस तरीके से है कि यही चीज़ें आपके प्रोग्राम में बहुत पहले भी हम यही डिस्कस करते रहे। इट इज़ नॉट ओनली दिस फैमिली, ठीक है, बट इनका नाम या नंबर इसलिए पहले नंबर पे आया बिकॉज ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, लोगों ने उनके ऊपर वोट डाला, इलेक्ट करके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, एंड दैट टू फॉर द 3rd टाइम। तो होता ये है कि क्योंकि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है लोगों के सामने। तो एक ये चीज़ है कि हाँ, इसी के साथ आप देख लें, इवन सैफुल्ला फैमिली है, उनके कितने केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके नाम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके यहाँ हुआ ये है कि आपने कहा जी जमहूरियत, और जमहूरियत क्या होता है कि जी हम जिस तरीके से मर्जी रूल करें। जब आपने हमें 5 साल का टेन्योर दे दिया है तो उसके अंदर फिर किसी डिपार्टमेंट को ये ऑथराइज नहीं है कि वो हमें शफाफियत के लिए कह सके, वो हमें अकाउंटेबिलिटी के लिए कह सके, और फॉर दैट मैटर अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम किसी को जवाब दे हों। और इनकी लॉजिक क्या है कि हम सिर्फ आवाम को जवाब दें हैं कि जब हम 5 सालों के बाद अच्छी तरह मुल्क को कंगाल करके, मुल्क को लूट के, मुल्क को कर्जों के बोझ के तले दबा के जब आवाम के पास जाएं, तो दे आर दीवान कि 5 सालों के बाद हमसे सवाल जवाब करें या हमें वोट के जरिए बाहर कर दें। दैट इज़ नॉट द लॉजिक। पूरी दुनिया के अंदर देख लें, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। जितनी भी हुकूमतें होती हैं, वट इज, जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। पहली चीज तो ये हो गई। सो जब ये चीज आती है, सो दैट मीन कि जब आप डेमोक्रेटिक रवैये के साथ हैं, जमहूरी रवैये के साथ आते हैं, तो जमहूरियत तो है ही, चेक एंड बैलेंस का नाम है। जमहूरियत तो है ही कि आप कोई काम करते हैं इन लोगों के लिए करते हैं जिन्होंने आपको वोट दे के इलेक्ट किया। जब उन्होंने आपको वोट दे के इलेक्ट किया तो आपको आंसरेबल ठहरते हैं। आपके हर काम के अंदर शफाफियत होनी चाहिए, हर काम के अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और फिर यू स्टैंड अकाउंटेबल। एवरी टाइम यू स्टैंड अकाउंटेबल। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप कोई काम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा करते हैं, आप अपने आपको क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहराते? यहाँ पे वो चीज़ें सारी जो है ना गलत हुई हैं। अच्छा, एक तो व्हाट हैपेंड कि एक तो इस फैमिली की सारी बात आ गई, ठीक है, परसेप्शन इनका जिस तरीके से गया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इस फैमिली का तशख्खुस और स्पेशली नवाज शरीफ साहब का जो मजरू हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये रिवाइव कर पाएंगे। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसी के साथ अगर आप लिंक करके देखें, भाई पनामा पेपर्स लीक के अंदर नवाज शरीफ साहब हैं, जिनका एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि नाम आया, उनकी फैमिली का इस पर्सनल केस है, ये स्टेट का केस नहीं है। एवरी टाइम व्हेन यू सी तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को, अब तो उनके साथ मरियम औरंगजेब साहबा भी शामिल हो गई हैं, तारिक फजल चौधरी भी जो है वो कमर कस के बीच में आ गए हैं, ठीक है, आबद शेर अली भी देख लें, इसके अलावा और कुछ लोग हैं। नो, वी कैन राइटली आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम दीज पीपल। ये जो स्टेट टेलीविज़न है, ये जो स्टेट मीडिया है, ये भाई आपकी सफाइयाँ सुथराइयाँ या आपकी बुलशिट सुनने के लिए नहीं है, आपके गुस्से वाले इल्काबात सुनने के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर समथिंग डिफरेंट, किसी और पर्पस के लिए है। एंड एट द सेम टाइम कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो आप होल्ड करते हैं तो आवाम के पैसों से आप कुछ जिम्मेदारी हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, तो इंस्टेड दैट यू आर वेस्टिंग योर एनर्जीज ऑन दिस, और साथ ही आप प्राइम मिनिस्टर को, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू गिव अ डिसीजन कि नहीं, ये आप जो मर्जी कर लें, प्राइम मिनिस्टर इज़ राइट।
ठीक है, आप जो एक लिहाज से आपको इनकी सारी बातचीत से और जिस तरीके से वो गुस्से के साथ बात करते हैं, जो मैसेज आप दुनिया को देते हैं वो आप ये मैसेज लेते हैं, तो मैं समझता हूँ दिस इज नॉट द राइट वे, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ठीक है, अब मेरा ख्याल है आज इनके अपने वकील के दलाल शुरू हो जाएंगे, और जो अब बात चलते हैं कि उन्होंने जवाब क्या मांगे कि जी अपने इस यंग एज के अंदर इन बच्चों ने ये किस तरीके से कंपनियां बनाई, फिर ज़ीर कफालत, अब उनकी बेटी का एक लिहाज से उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, और प्लस जो है वो ये कहना चाहते हैं जी कि हाँ आपके ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, कमिट कर लिया कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं, तो सबूत अब आपने देना है। अब वो चीज़ें जिसको मैं कह रहा था कि अब चीज़ें नैरो डाउन होना शुरू हो गई हैं, नो दिस गोइंग टू बी प्रॉब्लम। आप पैसे की चेन को भी देखें कैसे चला, पाकिस्तान आता है, दुबई आता है, कतर आता है, सऊदी अरब आता है, और उसके बाद यूके आ जाता है। ठीक है, कौन दुनिया का कौन सा हुक्मरान ऐसा होगा कि पैसों की इस तरह की चेन एक लिहाज से चलती होगी? हकीकत में मैं आपसे बताऊं, देखिए सारी चीजें तो सामने आती हैं, मैं एक ऑर्डनरी सिटीजन हूं ना, अगर ये सारी चीजें मैं समझता हूं और मुझे ये आई से कि डिस्टर्ब करती हैं, तो दूसरे भी किसी आम आदमी को जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा, जो आम इनको फॉलो करने वाला है, वो भी जब टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, लोगों को देखता है, अपोजिशन वालों को सुनता है, इनके अपने लोगों को सुनता है, तो लामहला उसका जहन प्लूट तो होता है, उसके सवाल तो दसियों उसके जहन में गर्दिश करते हैं। सो आई से कि मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त, सच्ची बात है, दे आर एक्चुअली फोकस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूँ जो जुडिशरी है, उनकी ना तो हमें पोटेंशियल के अंदर, ना कैपेबिलिटीज़ के अंदर किसी तरह का कुछ शक है, और ना हम ये कह सकते हैं कि नहीं कोई इंसाफ खुदा ना खासा वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। खान साहब ने एक जुमला कहा, उनका ये कहना था कि अदालत ने सबूत मांग लिए, नवाज शरीफ बचाव के लिए ट्रंप को ना बुला ले। आपको क्या लगता है, इस्तेहज़ाइया है, तंजिया है, या फिर कोई इशारा देना चाह रहे हैं? आप वजाहत करेंगे इसकी? हाँ, मैं तो देखिए ना, ये तो बिल्कुल लफाजी की जंग जो है वो तो जारी है एक लिहाज से, नून लीग के अंदर, पीटीआई के अंदर, और इवन कभी कभार जो है ना वो तीर और नश्तर जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी से भी आना शुरू हो जाते हैं, और कभी एट टाइम्स ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए ना, अभी ट्रंप की आपने बात छेड़ दी, पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि आप चाहे किसी प्रेसिडेंट के साथ और प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ अगर आपकी कोई टेलीफोनिक डिस्कशन होती है, तो हु बहू मन्नो अन उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरीके से एक लिहाज से मीडिया में आउट कर देते हैं। तो वो बजाय इसके कि उसको कोई इनके लिए कोई बेहतरी लेकर आती, उसने भी एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि कोई एम्बेरस किया है। मैं ना इसके साथ आप एक चीज़ ना इरफाना मैं आपसे बताऊँ कि लीडर्स क्या होते हैं या किस तरह के होते हैं, किसी स्टीयर के ऊपर भी आप ले लें। परसों एक सूबा कह लें, रियासत कह लें, तमिलनाडु है, उनकी जो सीएम है, शी वाज सर्विंग सीएम, और शी वाज इन हॉस्पिटल कोई 74-75 डेज से जयललिता जी हैं, उनकी डेथ हुई है 68 ईयर्स की एज के अंदर, कार्डियक अरेस्ट, एंड अदरवाइज शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। आप सिर्फ ये देखें कि लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर 5 दफ़ा शी वाज द सीएम, सही, इररिस्पेक्टिव जो कुछ हुआ उनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात डेफिनेटली आए, बट ऐसा लगता था कि वो 75 दिन वो तमिलनाडु के जो लोग हैं ना, वो वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर, अपोलो हॉस्पिटल था उसके बाहर बैठे हुए थे, एंड दे ऑलवेज फाउंड कि उनके लिए वो दुआएं कर रहे हैं। शी वाज द वन, शी स्टार्टेड हर कैरियर बेसिकली फ्रॉम फिल्म्स, 140 मूवीज़ के अंदर उन्होंने काम किया। इसके बाद जब वो सियासत के अंदर आई, सियासत उन्होंने सीखी एक लिहाज से ये कहना चाहिए, और फिर हल्के हल्के वो उन्होंने पार्टी की लीडरशिप जो है वो संभाली, और हुआ ये कि ठीक है, जिसको कहते हैं कि हाँ वो भी इलीट लॉट में से आती थी उस अपनी कम्युनिटी की, लेकिन उनका जो राब्ता था वो था अपने अवाम के साथ, अपने गरीब लोगों के साथ, एंड शी डिड ए लॉट फॉर द पीपल इन तमिलनाडु। उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करना, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी का अरेंज करना, उनके लिए साफ पानी का, हकीकत में मैं आपको बताऊं, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग, तो मैं आपसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद वहाँ का प्रॉब्लम होता था लोगों के पास, जैसे ओके टीवी का, गरीब लोग थे, उन्होंने सरकारी सतह पर कहा जी कि नहीं टीवी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड पीपल यूज टू वॉच, टीवी उनको देते थे, वो टीवी बेसिकली देखते थे। फिर एक वो वहाँ की प्रॉब्लम आती है बेसिकली वॉशरूम्स वगैरह की, वो भी उसके अंदर उन्होंने जाके काम किया। सो व्हाट हैपेंड, अ स्टेज केम जहाँ पे उन्होंने, लोगों ने, वहाँ के उनके वोटर्स ने उनको देवी के रोल में एक लिहाज से देना शुरू किया, और वो अम्मा के नाम से, और अम्मा के नाम से वो स्कीमें बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू की। नो व्हाट वाज दैट, कि जो कुछ भी हुआ उनका एक लिहाज से ओढ़ना बिछोना, जीना मरना जमहूरियत के साथ था, अपने लोगों के साथ था, अपने अवाम के साथ था, और वो एक जम्मे गफीर था। जितने दिन वो हॉस्पिटल के अंदर वो रही हैं, वो बाहर खड़े रहे, उनके लिए दुआएं करते रहे।
till last even say कि there were lakhs of the people who are outside। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने लोग हैं, देखिए इसके अंदर दो मिसालें तो ज़रूर पोशीदा है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप आते हैं, अवाम आपको इलेक्ट करके लेकर आते हैं, तो देन यू हैव टू लिव फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम। आपने उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है, उन्हीं के साथ आपने चलना है, उन्हीं के लिए आपने काम करना है, उसी के अंदर आपकी इज्जत है, उसी के अंदर आपकी रिस्पेक्ट है। एंड लेट देयर बी नो गैप बिटवीन एन ऑर्डिनरी सिटीजन एंड यू बीइंग द रूलर। एक चीज में दो हमारी जमातों के हवाले से, हमारी सियासी जमातों के हवाले से बात करूंगी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये दो जमातें ऐसी हैं जिनके लीडर ये माने जाते हैं कि ये अवामी लीडर हैं, क्योंकि इनका राब्ता इनके कारकुन और इनके आम आदमी के साथ जुड़ा रहता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? हाँ, लेकिन स्टिल फिर भी मैं समझता हूँ कि जितना राब्ता एक्चुअली होना चाहिए, हाँ अभी भी उससे बहुत पीछे हैं। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, एक मिसाल तो ये होगी कि आपको अवाम ने इलेक्ट किया, आपने उन्हीं के लिए काम किया, आप उनके दिलों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर रूल करते हैं। जो दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर, एक और चीज़ भी है, वो ये है कि किसी ने सदा ज़िंदगी में रहना नहीं है, ना बादशाहत रहनी है, ना वजारत रहनी है, वो आपने अल्लाह के पास जाके जवाब देना है। तो अल्लाह के पास तो हर एक ने जवाब देना है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। आप जितना मर्जी है पैसा कमा लें, जो आपने इस्तेमाल कर लिया, जो आपने खुद पे खर्च कर दिया, एक्चुअली वही है जो आपका अपना, जो आपने छोड़ दिया दैट इज़ नेवर योर्स। आप चाहे बैंक अकाउंट छोड़ देते हैं, चाहे वैसे छोड़ देते हैं, और फिर जब आप आते हैं, ओके हम आपको वोट दे के इलेक्ट करके लेकर आते हैं, यू वर्क फॉर अस, वी विल रिस्पेक्ट यू मोर, वी विल एडोर यू मोर। हम आपके ज़्यादा करीब होंगे, और आप ये फील करें कि पाकिस्तानी अवाम तो जिसको कहते हैं ना कि वो है कि जो जिसको कहते हैं मोहब्बत के भूखे हैं। मैं आपसे हकीकत में ये आपको बताऊं, आप देख लें जनरल राही शरीफ ने 3 साल जिस तरीके से मुल्क को रूल किया, रूल ही मैं कहूँगा ना, दिलों को रूल किया, लोगों के ज़हनों को रूल किया। आप ये देख लें कि ही वाज नॉट दैट वे, कोई पॉपुलर वोट लेके तो नहीं आए थे ना। बिल्कुल ठीक। उन्होंने ज़र्बे अज़्म में कामयाब नहीं हुए, वो लोगों के दिल जीतने में भी कामयाब। उन्होंने किया क्या, उन्होंने सिर्फ ये किया कि वो जो मुश्किलात जो आम लोगों को महसूस होती थी, वो उन सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया। यहाँ मैं थोड़ा सा लिंक करके अब जनरल राहिल की तरफ थोड़ा सा तस्करा चला गया। इस पूरे 3 साल में इवन मैं आपको कहूँ कि अभी जनरल अगर इस वक्त लाहौर में ही आजकल सुकून से कभी आंखें बंद करके सोचते होंगे, तो उनसे खुद वो कुछ हो गया कि मैं समझता हूँ शायद उनको खुद बिलीव नहीं आता होगा। उन्होंने सबसे मैं समझता हूँ कि जो हजीमत वाली शिकस्त है ना, वो इंडिया को दी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक। आप देखें, इंडिया बस ऑल आउट। उसने क्या किया कि एमक्यूएम को साथ मिला के कराची और सिंध के अंदर उसने, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान की नबे ईंट से ईंट बजाई हुई थी। आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, BLA को साथ मिला के, और जिस तरीके से वहाँ पे बलूचिस्तान के हालात थे, आप 3.5 साल पहले चली जाए, व्हाट वर द सिचुएशन इन बलूचिस्तान। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चली जाए, TPP के ऊपर जिस तरीके से इंडिया ने उसकी सर रखा हुआ था, उसके सर पे हाथ रखा हुआ था, और जिस तरह से उसकी फाइनेंसिंग कर रहा था, जिस तरह से उनको वेपन्स दे रहा था, सारा कुछ था। तो आप देखें कि पाकिस्तान को तो इंडिया ने वर्चुअली निर्गे के अंदर लिया हुआ था। हकीकत में ये सिचुएशन थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं ये ज़रूर कहता हूँ, हाँ हुकूमत का ज़रूर उसके अंदर हाथ है कि, बट हुकूमत से ज़्यादा आवाम थे जो फ़ौज के साथ खड़े हुए। सही। जब आपने ज़रबे अज़्ब शुरू किया, तो इसके बाद जिस तरीके से चीज़ें चलती चली गई, क्योंकि देखिए बुराई है ना, बुराई चलती है, 15 सालों से ही बुराई चल रही थी। आफ्टर ऑल इसने फिनिश तो होना था, दो इट हैज़ नॉट बिन फुल्ली जिसको कहते हैं कि हम ख़त्म कर सकें, लेकिन ये ज़रूर है कि 75 to 80% आप इस मेहनत को ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं। आप एक लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि मे भी आप अपने पैरों पे उस तरीके से खड़े हो गए कि दहशत गर्दी को बहुत बेहतर तरीके से अब आप केटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज अब क्योंकि उनके जो मिलिट्री विंग्स कह लें आप उसको, या जिस तरह की उनकी वो अस्करी कुव्वत थी, उसको आपने काफ़ी हद तक आपने वीक कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर वो काम आता है कि जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और फिर नेशनल एक्शन प्लान जैसे जिस तरीके से आता है, तो सूबाई हुकूमतों का जिस तरीके से काम आता है, मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, तो ये जो बचे खुचे अनासर हैं जो अब इस वक्त हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद है, बिकॉज ये बाहर से तो है नहीं, हमारे अंदर के लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, बखतदार लोग हैं, कि दुश्मन से पैसे लेके अपने बहन भाइयों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर ही हमलावर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन तक पहुँचने की ज़रूरत है, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को भी पहुँचने की ज़रूरत है। और इवन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे इवन जो व्यूअर्स भी हैं, जिस जगह पे, जिस गली में, जिस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, आप किसी जगह कोई भी एक ऐसा देखते हैं, कोई मूवमेंट है जो मशकूक तरह की है, लोगों का आना जाना है, गाड़ियों का आना जाना है, आप लोगों के हरकत और सकनात को देखते हैं जो कि मशकूक होती हैं,
तो इनका ये काम बनता है। जगह जगह के ऊपर अब तो आर्मी ने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक जहाँ है। पे इमीडिएटली आप रब्ता करें, पुलिस के साथ आप रब्ता करें। इवन पुलिस का रिस्पॉन्स भी आई थिंक इज गेटिंग वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर दैट मैटर। बिल्कुल ठीक है। तो ये है, मैं समझता हूँ कि ये है तो जनरल राहील शरीफ का जो मैं समझता हूँ कि काम आता है जब इसके बीच में ये बात सारी आ गई थी, ठीक है ना। तो आई से कि ये है जिस तरीके से कि आप लोगों को रूल करते हैं, लोगों के माइंड्स को रूल करते हैं और आपको लोग पसंद कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए कुछ चाइना की बात करते हैं। चाइना ये कहता है कि स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाना चाहिए, गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेंगे। ये गैर रिवायती खतरात क्या होते हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, गैर रिवायती खतरात का मुझे, आपको और पाकिस्तानी अवाम को इससे बढ़ के कौन सा इदराक हो सकता है। अब सी, जैसे मैं एक बात कर रहा था कि 3 तरह पे आप, इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि जी पाकिस्तान पे इंटरनली, कराची की मैंने बात की, बलूचिस्तान की मैंने बात की और इवन खैबर पख्तूनख्वा की मैंने बात की। यहीं पे कुछ लोग थे जिनको भी इन्होंने, मैं समझता हूँ कि शायद अपने पे रोल पर रखा हुआ था, ख़रीदा हुआ था। यहीं के कुछ लोग हैं, यहीं के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ से जाते हैं, वो अफ़गान हुकूमत के नहीं, वो NDS के मेहमान होते हैं। और NDS के राब्ते किसके साथ आते हैं? वो रॉ के साथ आते हैं। और दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ कि बेतहाशा कुर्बानियाँ इसके अंदर दी हैं। सही। ये हैं वो गैर रवायती खतरों की जैसे बात आती है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद आप देख लें, अच्छा, जब क्योंकि हिंदुस्तान को इसमें मुश्किल पेश आई, अब वो चाइना के प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, LOC वर्किंग बाउंड्री के ऊपर चीज़ों को गर्म करना इंडिया ने शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज अब ये ज़रूर, ये हमें भी पता है, ये चाइना को भी पता है कि चाइना की तरक्की, चाहे वो फौजी तरक्की हो, दिफाई तरक्की हो या मुआशी तरक्की हो, वो दुनिया के 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक तो इंडिया है और दूसरा है USA। और यही जो दुश्मनी है चाइना के साथ, वो इन दोनों को इतना करीब लेकर आ गई है कि बेसिकली जो इंडिया है वो एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि कलीदी किरदार अदा कर रहा है किसको, इनके मंसूबों को, इनके मुआशी मंसूबों को डिस्टर्ब करने के लिए। जब कुलभूषण यादव को आपने पकड़ा, उनका पूरा रिंग को जब आपने पकड़ा, इसके बाद उसको अनअर्थ किया, एंड यू केम टू नो कि इन्होंने तकरीबन कोई $80 करोड़ तो सिर्फ इस चीज़ के लिए रखे थे कि ये जो CPEC का मंसूबा है इसको उन्होंने डिस्टर्ब करना है। तो जब जनरल राहील शरीफ ने और ढेर सारे काम किए, तो CPEC मंसूबे को भी जिस बेहतर तरीके से उन्होंने चलाया, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया, और फिर जो जिस तरीके से आपने पहला काफिला भी, आप से कि उनके रिटायरमेंट से पहले जो रवाना हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये भी इंडिया को बड़ी हजीमत से इन वे दो चार किया है। तो डेफिनेटली जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जिसकी तरफ इशारा किया, बिल्कुल वो ढका छुपा इशारा सर्टली इंडिया की तरफ भी है, वो USA की तरफ भी है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखें कि अब हुआ क्या है कि जब CPEC अब एक लिहाज से मैं कहूँगा कि बनने जा रहा है, इंटरेस्ट कॉमन अब किसके नज़र आने लग गए हैं आपको? अगर देखा जाए, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की है, एंड इवन फॉर दैट मैटर ईरान। हालांकि हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग महर कह लें, कुछ इमेच्योर लोग हैं कि जिन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें तो रशिया ने कहा है कि हम CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे समझ से ये बाहर है कि हम क्यों ऐसे बेताब हुए चले जा रहे हैं, वेयर एज रशिया की तरफ से ऐसा कोई किसी किस्म का ना कोई रिक्वेस्ट हुई थी, ना किसी तरीके से उन्होंने ऐसा कोई इवन से कि इंडिया भी दिया था। बात तो नहीं, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अगली बात मैं आपसे कहने लगा हूँ। और फिर हुआ ये कि इवन जो रशिया की कोई स्पोक्समैन थे या फॉरेन मिनिस्ट्री के कोई पर्सन थे जी, तो ही केम अप कि नहीं जी, हमने किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट जो वो पाकिस्तान को सो फार CPEC के बारे में नहीं की है। पहली बात तो ये आती है कि अभी आप 9 मन तेल का बंदोबस्त कर लें, बाकी काम तो फिर बाद में होगा ना। सो व्हाट आई से कि आप CPEC को उस मैग्नीट्यूड का तो बना तो लीजिए। लास्ट प्रोग्राम में आपसे जो मेरी बात हुई थी कि CPEC का वो रूट बना रहे हैं कि आपकी जो मोटरवेज हैं, एग्जिस्टिंग मोटरवेज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अब लोग भी इस्तेमाल करेंगे, CPEC वाले भी करेंगे। आप वेस्टर्न रूट की तरफ चले जाएं, 2 लेन बना रहे हैं। आप मुझसे, आप इसको सोचते भी हैं तो आपको हंसी आती है, और जब इनसे बात की जाती है कहते नहीं अभी तो ट्रैफिक इसके ऊपर कम होगा तो हमने दो लेन का बना रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली वी आर गोइंग टू उसको हम वाइड कर देंगे। भाई वाई एट दैट टाइम, वाई नॉट नो, जब आप सारे के सारे काम करने चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो आते हैं, वो जमहूरी रवैयों की बात आती है, वो मेच्योरिटी की बात आती है, वो जिसको कहते हैं ना कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, आपने उसको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया, उसने कोई प्लेजेंट्रीज आपके साथ एक्सचेंज की,
और आपने राई को पहाड़ बना के पूरी दुनिया में जब फैला दिया, तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया के मीडिया ने आपके ऊपर और आपकी इवन लीडरशिप सो फार तो जिसको कहना चाहिए उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। आपको क्या जरूरत थी रशिया को कहते फिरते कि नहीं, रशिया ने भी हमसे एक ख्वाहिश का इजहार किया है। भाई जब आपका रूट कंप्लीट हो जाता है, जब एवरीबॉडी इज हैप्पी विद दिस, तो ऑटोमेटिकली सब ने आना है। आप सिर्फ एक जहन में रखें, इस रूट को आप कंप्लीट करें, अपने अंदर थोड़ी सी डेप्थ लेकर आए, अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आए, अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव और विजन लेकर आए। ईरान इज गोइंग टू ज्वाइन यू, अफगानिस्तान का इसके अंदर मफाद वाबस्ता है। इसके बाद आप ये देखें, मिडिल ईस्ट के साथ आप लिंक करते हैं, टर्की के साथ आप लिंक करते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट को आपका रूट जाता है थ्रू, इवन थ्रू अफगानिस्तान भी आप वहां जा सकते हैं, और फॉर दैट मैटर आप थ्रू चाइना भी जा सकते हैं, और रशिया वुड डेफिनेटली लाइक टू ज्वाइन इट। लेकिन प्रीमेच्योरली ये जब इस तरह की बातें करते हैं तो बेसिकली इट कॉजेज लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, ईरान की चूंकि बात हो रही है तो ईरान ही के हवाले से बात करते हैं। तो दो खबरें ईरान के हवाले से मेरे सामने है। पहली खबर ये कि ईरान के लिए जासूसी, सऊदी अरब में 15 अफराद को सजाए मौत दी गई, तेहरान ने इल्जाम मुस्तरद किया है। जबकि दूसरी खबर ईरान ही के हवाले से, ताकि मैं इस पर तफसीलन बात कर सकूं और आपसे जवाब ले सकूं, वो ये कि ट्रंप को जोहरी मुआहिदा खत्म नहीं करने देंगे। ईरानी सदर का ये कहना है। खिलाफ वर्जी पर दंदान शिकन जवाब देने का ऐलान। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात। पहले दो चीज ध्यान में रखें, सऊदीया की और ईरान के आपस में जो चकपलिश है ये आपकी नहीं है, ये तो जिसको कहते हैं दो तहजीबों का बेसिकली टकराव है, और ये सदियों पुराना चल रहा है। एंड ऐसे कि ये ऐसा नहीं लगता कि अगर इसके बीच में भी कोई पड़ जाए तो ये कोई दूर होने वाला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ईच अदर। हकीकत में हमें इसको मान लेना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना है कि इसके अंदर कुछ लोग पढ़ के इवन पाकिस्तान बीच में आता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा काम डाउन रखें, दैट इज बेटर। लेकिन पॉलिसी बनाई जा सकती है। अब अगली तरफ चलते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करते हैं, फिर ईरान की आप बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, अब कंपेयर करें ईरान को और पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जौहरी ताकत बनने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हम लाख पुराने जो रूलर्स जितने भी हैं, मिलिट्री रूलर्स हैं, सिविलियन रूलर्स हैं, हम उनको बुरा भला कहें, लेकिन हकीकत में मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, उनको या उनकी विजन वो उस तरह की थी कि टुडे वी स्टैंड, हाँ जी, कि पाकिस्तान जो है वो एक बैनुल अक़वामी और एटमी ताकत है, एटमी क़ुव्वत है। अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन इकोनॉमिकली ईरान के साथ करें तो ईरान स्टैंड्स फार बेटर। वो भी उसी तरह इम्बार्क हुए एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ बहुत लगी इनके ऊपर, बड़ा सस्टेन किया, बड़ा इन्होंने फाइट आउट किया। बट अ स्टेज केम कि जहाँ पर हकीकत में मैं ये कहूँ कि वाकई ईरानी हुकूमत वो हार गई, ऐसा ही हुआ है। और ये फिर अब ये बात आती है कि अब ईरानियन लीडरशिप के ऊपर कि अगर आप इसको पाया तकमील तक किसी चीज़ को नहीं पहुंचा सकते थे, तो आपने एक डेढ़ जो आप दहाई कह लें, आपने क्यों अपने आवाम को इतनी तकलीफ़ के अंदर रखा, क्यों आपने इतनी तकलीफ़ें उठाई बैनुल अक़वामी तौर पे। और ईरान ने बहुत सफ़र किया जिस तरीके से उनके ऊपर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लगी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनको चाहे सख्ती की गई, चाहे ट्रैप किया गया, जो कुछ भी था डिस्कशन के अंदर वो लेकर आए, बट फाइनली जिसको कहते हैं कि ईरान ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। सही। जब आपने कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर जब एक दफ़ा करते हैं तो देन यू कीप ऑन डूइंग द कंप्रोमाइजेस। कम वक्त में ईरान जो मर्जी कहता रहे, बट मैं समझता हूँ कि हाँ, अब वो जी जो टाइम कह लें वो शायद ईरान के हाथ में नहीं है। सर्टली इट इज़ विद वेस्टर्न पावर्स, इट इज़ विद अमेरिका। और हाँ, उनके ऊपर पाबंदियाँ देखें ना, अगर जिस तरह का उनका मुआहदा हुआ था, अगर उस मुआहदे के तहत चलते तो इन पाबंदियों के इतना आगे तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बावजूद वो गई हैं। सो दैट मीन कि दे आर वेरी मच फोकस्ड। एक चीज़ मैं एक और आपसे बताऊं, आप इसको किसी भी सेंस में ले लें, दुनिया का मेरा ख्याल, मैं समझता हूं कि अगर सबसे बेएतबार कोई अगर मुल्क है ना तो वो इट इज़ यूएसए। अच्छा, आप बिल्कुल इनके ऊपर हकीकत, और पाकिस्तान से ज़्यादा मैं समझता हूँ तल्ख तजुर्बा कब किसी का हो सकता है। सही। मैं पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम पढ़ा, बोरिया मकबूल जान का, बड़ा अच्छा लिखते हैं वो। तालिबान के बारे में लिखा कि जब अमेरिकन आए और उन्होंने तालिबान को बेसिकली एक लिहाज से ख़त्म करने की कोशिश की, ख़त्म कर दिया। कंदूज एक जगह ऐसी थी, देखिए दिस इज़ अ लेसन टू बी लर्न। बिल्कुल ठीक है कि कंदूज एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे अमेरिकन आर्मी ने इन तालिबान से कहा कि आप आके हथियार डाल दें। ठीक है। दे एग्रीड। उन्होंने 14,000 तालिबान थे जिन्होंने हथियार डाल दिए। ठीक है। जब उन्होंने हथियार डाले, उन 14,000 तालिबान को
उन्होंने 60 कंटेनर्स के अंदर, एक उनकी जेल थी वहाँ पे शबरगान के नाम से, कि हम वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, अब आपको जेल में बंद करेंगे। रास्ते के अंदर, क्योंकि इट वाज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, और उन्होंने, आप सोचिए 60 कंटेनर्स और 14,000 लोग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही। दे वर ऑफ दिस व्यू अमेरिकन के, ये एक तो दम घुटने से मर जाएंगे, गर्मी से खत्म हो जाएंगे। सही। जब ये एक दश्त लैला के नाम से एक सहरा है, अच्छा, ये वहां पर उनको ले गए, वहां उन्होंने खड़े कर दिए, और जहां जहां पे भी कोई कंटेनर हिलता था, ठीक है, वहां पे वो बुलेट्स मारते थे और उनको खत्म कर दिया। उन 14,000 में से दुनिया को ये कभी पता भी नहीं चलना था कि किस तरीके से उन्होंने तालिबान को खत्म किया है। बिल्कुल ठीक है। तो होता फिर इसी तरीके से, जैसे एक रेत है ना, रेत जब हवा के साथ उड़ती है तो एक टीला यहाँ बनता है, एक टीला जाके आगे बन जाता बिल्कुल है। ठीक है। उन 14,000 में से 20 लोग ऐसे थे जिनमें से कोई उनमें जान थी, ठीक है, और वो जान छुड़ा के चले गए, ठीक है, बच के चले गए। और देन द इंटायर वर्ल्ड केम टू नो कि दिस इज व्हाट अमेरिका हैज डन विद दीज तालिबान। बिल्कुल ठीक आप है। सिर्फ एक देख लें, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई अच्छा काम नहीं है, मैं ये कहूंगा कि जो कुछ भी अमेरिका के साथ न्यूयॉर्क में जो कि हुआ, अमेरिका ठीक है, अमेरिका की सफाकियत के ये चेहरे सामने क्यों नहीं आते हैं दुनिया की? ये है, अच्छा, दो मुल्क हैं, एक भारत और एक अमेरिका, इनकी सफाकियत के चेहरे इस तरह से दुनिया के सामने क्यों नहीं? सो दिस इज व्हाट आई से, इतना जुल्म ये करते हैं, ये सारा, बर्बरियत का अच्छा, ये मुजाहरा। सामने सारी चीजें आ गई, पूरी दुनिया के सामने आ गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके जो है वो तहकीकात कराएंगे, सारा कुछ करेंगे। कहाँ तहकीकात कराते हैं? आज जो अमेरिका उधर बैठा हुआ है। मैं जो क्या चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो तालिबान जो इस वक्त इवन अफगानिस्तान के अंदर दे आर फाइटिंग अगेंस्ट, ओके, इवन अशरफ गनी के खिलाफ भी, और इवन फॉर दैट मैटर यूएसए के खिलाफ भी, क्या आप समझते हैं कि वो बर्बरियत, वो जुल्म, वो इस तरह का वो भूल सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप देख लें कि आज तक आप तालिबान को, अफगानियों को उस तरीके से बाहर की कोई कुव्वत रूल नहीं कर सकी है, कम वक्त में, जो भी आप समझ लें इसको, और कोई भी मैसेज को किसी तरीके से लेना चाहे। वाई? बिकॉज जो मैंने आपसे कहा ना कि आज इंडिया इज़ वेरी हैप्पी कि दे आर बेसिकली विद यूएसए, और यूएसए जो है वो उनकी पुश्त पे खड़ा है और ये उनका बगल बच्चा बना हुआ है। तो ये मिसालें भी इंडिया के जहन में ज़रूर रहनी चाहिए। और अगर इससे फिर भी आप कुछ नज़र नहीं आता तो पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया अमेरिका के लिए, ठीक है, हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी इसी के साथ जो नेटो फोर्स के इनके कमांडर हैं, उन्होंने पिछले वीक पेंटागन में गए, ही हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मैं चीज़ें आपसे बताता जा रहा हूँ ना, तो उसने कहा कि हमें जो प्रॉब्लम है वो हक्कानी ग्रुप से है, और हक्कानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनकी सेफ हेवन से। बिल्कुल ठीक। अब हुआ क्या है कि चाहे अफगान फोर्सेस हैं, चाहे नेटो फोर्सेस हैं, वो तो गैरजन्स के अंदर से तो निकलती नहीं है। इतनी करप्शन है अफगान आर्मी के अंदर भी, ठीक है, उनको जो इवन फॉरवर्ड पोस्ट भी हैं, तो उनके उसके साथ ना तो असला उनके पास होता है, ना खाने पीने की चीजें होती हैं, वही करप्शन की मैल प्रैक्टिसेस के अफगान हुकूमत के अंदर या अफगान आर्मी के अंदर मैं कह रहा हूँ। सही। और बिलीव यू मी, अमेरिका ने ओवर 800 बिलियन यूएस डॉलर अफगानिस्तान के अंदर खर्च किए हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके बावजूद भी अमेरिकन की डेथ हुई वहां पर, उस तरीके से उनका अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं आ सका। ये सारी नाकामी वो डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये जो आप इंडिया भी देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी एलओसी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है आपको, इंटरनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और अमेरिका भी जिस तरह के बयान देता है, डू मोर, तो अंदर की ये सारी कहानी है, ये उनका अपना फेलियर है। अमेरिका के डू मोर के बयान के साथ साथ हम एक और बात शामिल करते हैं भारत के हवाले से। भारतीय फौज जख्मी कश्मीरियों के इलाज में रुकावटें डालने लगी, अद्वियात तक से महरूम कर दिया है। ये फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक जानिब तो कश्मीर में मजालिम आ रही है, दूसरी जानिब अगर बाबरी मस्जिद के हवाले से बात की जाए तो 24 साल हो गए, लेकिन इस मुकदमे का कोई हल नहीं निकलेगा भी नहीं। उसकी मैं वजह बता दूं, उसकी वजह यह है कि यही तो हिंदू इंतहा पसंद थे, ये बीजेपी वाले थे, ये आरएसएस वाले थे, बजरंग वाले थे, शिवसेना वाले थे, सारे इकट्ठे होकर गए थे, ठीक है। और इन्होंने बादशाह इसको बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद इनका वो मुकदमे भी चले, सारा कुछ हुआ, लेकिन व्हाट इज द रिजल्ट? नथिंग। जिसको कहते हैं ना कि हाँ इन्होंने जैसे टाइम गुजारा। अब आप कश्मीर की आप बात करते हैं, देखिए इंडिया ये सारे का सारा क्यों पागल हुआ पड़ा है एलओसी के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर? वाई? बिकॉज उसकी अपनी मुल्क की इंटरनल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं, कश्मीर उसके काबू में नहीं, खालिस्तान अभी इज मर्जिंग, इन दोनों के अलावा भी 20 और लादगी पसंदगी की जो तहरीकें हैं वो इंडिया के अंदर चल रही हैं। तो इंडिया के अंदर हालात बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे नहीं हैं, और यही उनकी लम्हा फिक्रिया है। और इन सब चीज़ों से वो तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी, और जो कुछ आप देख लें कि जब सरताज अजीज जब गए हैं इंडिया, ठीक है ना, और पाकिस्तानी वफ्द के साथ
जिस तरीके का सलूक, आई एम श्योर कि आपने कल इसको डिस्कस किया होगा, जो उन्होंने सलूक किया ऐसे कि मतलब ये तमाम तर जितने भी बैनुल अक़वामी ज़वाबत कह लें, कवानीन कह लें, नॉर्म्स कह लें, कस्टम्स कह लें, इस तरीके से तो कभी भी किसी तरीके मेहमान के साथ आप इस तरीके से नहीं करते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो सरताज अजीज साहब वहाँ नहीं कर सके और वो इधर आए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसा था कि ऐसा लगता था कि एक डिफेंसिव किस्म की, अपोलोजेटिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर आपको कोई जान नज़र नहीं आती थी, कोई व्यू पॉइंट पाकिस्तान का नज़र नहीं आता था। ये सारा सिलसिला है। तो जब आपकी जो रूलर्स हैं, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आई डोंट से कि दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन अगर वो वीक लोग होंगे, उनका स्टांस मजबूत नहीं होगा, फिर उनके ऊपर दसियों इल्ज़ामात होंगे, करप्शन के इल्ज़ामात होंगे, गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, वो 38-40 सालों से इन सम कैपेसिटी दे आर रूलिंग और स्टिल अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के लिए भी अब ये सोचने का मुकाम आ गया है कि हम किन किन लोगों को वोट दे के इलेक्ट करके अपने सर पे बिठा देते हैं और फिर अगले 5 साल हम उनकी तरफ नहीं देखता तो हर कोई अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ा दे। तो इनसे जान तो छूटती नजर नहीं आती। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट से बच गए तो फिर तो देखें पाकिस्तानी के साथ और हमारे आपके साथ करते क्या है। इत्तेफाक करते हैं जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि राविंड की खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी मुल्क की। नहीं, मैं सो फार तो मैं ऐसा कहूंगा कि आप इनकी किसी भी स्टेटमेंट को आप देयर इज नो नीड टू टेक सीरियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज जिसको कहते हैं दिस इज बी टीम ऑफ नून लीग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 4 साल हो गए, ठीक है, इन्हीं से पूछ लें इनकी क्या कारकर्दगी है सिंध के अंदर। देखिए पहली बात तो ये आ जाती है। इसके बाद इनके अगर नाना की बात करें, उनका तो आवाम से राब्ता होता था, लोगों के साथ राब्ता होता था, ठीक है। बिलावल भुट्टो का भी है, वो सेल्फियां बनवाते हैं लोगों के साथ। जी, वो सेल्फियां बनाते हैं एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स के अंदर। और वो घर है जिसको लोग कहते हैं जी कि हालांकि कहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं मलक रियाज साहब को, बट ये वो घर है जो ओके करोड़ों का होगा, अगर अरबों का नहीं है तो करोड़ों के घर में बैठ के वो कहते हैं जी कि हमने पूरा हफ्ता यहाँ पे गुजार के ओके हफ्ता तासीस मना दिया। तो इट इज़ अप टू देम, जिस तरह भी कह लें। मैं ये जो मर्जी स्टेटमेंट दे दें, ना तो इन लोगों के अंदर मुझे कोई विजन नजर आती है, ना कोई पॉलिटिकल इक्विपमेंट नजर आता है। जो अपना एक छोटा सा सूबा मैं कहूंगा, अगर उसको 9 सालों से ये बेहतर नहीं कर सके, सही तरीके से लेकिन अब इलेक्शन तो तैयार है ना करना साहब, इलेक्शन तो तैयार है। अब आप क्या कहते हैं, अब यहाँ पर फिर उम्मीद कहाँ से नजर आती है? अब ये प्रॉब्लम अगली आती है, ये आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं समझता हूँ कि ब्लेम करना चाहिए, पीटीआई को भी, नून को भी, और इवन फॉर दैट मैटर फजलुर रहमान को ले लें, जमात इस्लामी को ले लें, कि सिंध के अंदर जिस तरीके से इन पार्टियों को इन रोड बनाना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों के साथ इनका राब्ता होना चाहिए था, इन्होंने किसी तरह का कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। एंड वर्चुअली व्हाट हैपेंड कि शहरी इलाके, ठीक है, एमकेएम भले 3 हिस्सों में चली जाए, शहरी इलाके जितने भी हैं दे आर विद एमकेएम। जो रूरल एरिया है स्टिल, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ है नहीं। हाँ, अगर ये सारी पार्टीज इकट्ठी होती हैं, फंक्शनल लीग इनके साथ इकट्ठी होती है, एमकेएम इनको उस तरीके से ज्वाइन आके करती है, तो यू नेवर नो कि इसके बाद हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए। बट सो फार तो मुझे सिंध के अंदर कोई तब्दीली होती नजर नहीं आती। और पाकिस्तानियों के लिए एक ही है कि हमें मौजों के इंतजार नहीं करना चाहिए। हम ही ठप्पे लगाते हैं, चाहे जिसके ऊपर मर्जी है ठप्पे लगाएं, जब सर पे आके बैठते हैं तो फिर ये कुछ होना है आपके साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया करना साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अच्छा दिन गुजारिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।